वैभव नन्ही की हालत देखकर परेशान हो उठा। तब तक पूरे ऑफिस के एम्प्लॉयज वैभव के केबिन के बाहर इकट्ठे हो गए। जिस तरह नन्ही अंदर से बोल रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी, सबने नन्ही की बातें सुनी। पूरे ऑफिस में नन्ही के इस तरह भाग कर आने और चिल्लाने की बातें सामने आ गईं। सब आपस में नन्ही के बारे में बात करने लगे। वैभव ने बाहर खड़े एम्प्लॉयज को देखा। वैभव ने नन्ही से कहा, तुम शांत हो जाओ नन्ही, हम घर चलकर बात करते हैं, तुम यहाँ बैठो। नन्ही रो रही थी। वैभव ने नन्ही को एक तरफ लगे सोफे पर बिठाया और खुद केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर खड़े एम्प्लॉयर्स के सामने आ गया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है? मेरी बीवी परेशान है, उसकी तबीयत खराब है। निकलो यहाँ से सब। वैभव को गुस्से में देखकर सब अपने अपने काम में लग गए। वैभव ने ड्राइवर को फोन किया और अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया से ऑफिस के बाहर लाने को कहा। नन्ही एक तरफ सोफे पर बैठकर बस रोई जा रही थी और यही बोले जा रही थी, वह जिंदा है, वह मरा नहीं है, वह जिंदा है। वैभव, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? नन्ही की हालत देख वैभव परेशान हो उठा। वैभव को नन्ही की चिंता होने लगी। वैभव मन में, क्या हो गया है नन्ही को? क्यों इसे बार बार वह नजर आ रहा है? मुझे नन्ही को अकेले बाहर आने ही नहीं देना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि यह सब होना है, मैं नन्ही को कभी अकेले नहीं भेजता। मुझे उसे घर छोड़ने उसके साथ जाना चाहिए था। गलती मेरी ही है। जब मैं जानता हूँ कि वह किस हालात से गुजरी है, फिर भी मैं उसे अकेले कैसे भेज सकता हूँ? वैभव नन्ही के पास आकर नन्ही के दोनों कंधे पर हाथ रख, मेरी बात सुनो नन्ही। नन्ही की आंखें आंसुओं से भरी थी। नन्ही ने वैभव को देखकर कहा, आप भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे ना? मैं कैसे समझाऊं? क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सच कह रही हूँ वैभव, मैंने उसे देखा है। वह मेरे पीछे भाग रहा था। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। वैभव, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। वैभव अपनी पकड़ नन्ही के कंधों पर कसकर, रुको, एक मिनट चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। तुम कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ मेरी बात सुनोगी। मुझे यकीन है तुम पर अभी हमें घर चलना चाहिए। तुम घर चलकर आराम करो। वैभव ने नन्ही को उठाया और केबिन से बाहर लेकर आया। रिसेप्शन के पास आकर वैभव ने रिसेप्शन पर बैठी पूजा से कहा, मैं घर जा रहा हूँ, मेरी जो शाम की मीटिंग थी उसे पोस्टपोन कर दो। पूजा ने खड़े होकर हाँ में सिर हिला दिया। ओके सर। नन्ही वैभव के सीने से लगी खड़ी थी। वैभव के हाथ नन्ही के कंधे पर थे। वैभव नन्ही को ऑफिस के बाहर लेकर आया और पिछली सीट पर बैठा दिया। ड्राइवर से कहा, तुम जाओ दूसरी गाड़ी में आना, मैं खुद ड्राइव करूंगा। ड्राइवर चला गया। वैभव ने नन्ही को पिछली सीट से उठाया और फ्रंट सीट पर बैठा दिया और गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ बढ़ा दी। नन्ही आंखें बंद किए सिर सीट से टिकाकर बैठी थी। वैभव बार बार नन्ही की तरफ देख रहा था। नन्ही का मायूस सा चेहरा वैभव की आंखों के सामने था। नन्ही को परेशान देखकर रोते हुए देखकर वैभव के दिल में टीस उठी। वैभव और नन्ही घर पहुंच गए। गाड़ी का दरवाजा खोला, खुद बाहर आकर उसने नन्ही की तरफ का दरवाजा खोला और नन्ही को बाहर आने को कहा। नन्ही चुपचाप बाहर आ गई। वैभव गाड़ी का दरवाजा लॉक करके पीछे की ओर मुड़ा। तब तक नन्ही घर के अंदर चली गई थी। जल्दी से अंदर गया, हॉल में कोई नहीं था। नन्ही अपने रूम में चली गई। वैभव उसके पीछे चला गया। रूम में जाकर नन्ही ने बाथरूम का दरवाजा लॉक कर खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। वैभव जब रूम में पहुंचा, नन्ही को वहां ना पाकर वह बाथरूम की तरफ गया और बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगा। बाहर आओ, तुम ठीक हो ना? तुम आवाज क्यों नहीं दे रही? नन्ही, नन्ही, बोलोगी कुछ? देखो नन्ही, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। नन्ही ने दरवाजा खोला। मैं ठीक हूँ वैभव, बस फ्रेश होने गई थी। नन्ही वैभव की एक साइड से निकलकर जाकर बेड पर बैठ गई। वैभव नन्ही के चेहरे को देख रहा था। एकदम से नन्ही का बदला हुआ रूप देखकर वैभव हैरान हो गया। पर वैभव नन्ही के पास जाकर उसके पैरों के पास बैठकर, नन्ही तुम परेशान मत हो। नन्ही वैभव के चेहरे को अपने हाथ में थामकर, वैभव, क्या आप मुझे कल डॉक्टर के पास ले चलेंगे? वैभव नन्ही की आंखों में देखकर, मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत खराब है नन्ही। नन्ही, मैं आज ही तो बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर वर्मा को फ़ोन कर देता हूँ, वह घर पर ही आ जाएंगे। नहीं वैभव, डॉक्टर वर्मा नहीं, मुझे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं नन्ही। वैभव, मैं जानती हूँ ऋषभ मर चुका है,
पर फिर भी पता नहीं क्यों वह मुझे दिखाई देता है। मैं एक बार साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहती हूँ। नहीं नन्ही, हो सकता है कि तुम इतने सालों बाद घर से बाहर निकली हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पागल हो। तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। प्लीज़ वैभव, एक बार, बस एक बार जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। प्लीज़। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूँगा, लेकिन अभी तुम आराम करो। नहीं वैभव, मैं ठीक हूँ, मुझे बेद से मिलना है। ठीक है, चलो, वैभव ने कहा और नन्ही को लेकर मेघा जी के रूम में चला गया। वेद मेघा जी के रूम में मेघा जी के साथ खेल रहा था। नन्ही ने जाकर वेद को कसकर अपने सीने से लगा लिया। मेघा जी ने वैभव की तरफ हैरानी से देखा तो वैभव ने अपनी पलकें झुकाकर चुप रहने का इशारा किया। दूसरे दिन, देखिए मिस्टर व्यास, मैंने आपकी वाइफ का चेकअप किया है। वह बिल्कुल ठीक है। मैंने उनसे जो भी पूछा, उन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई दिमागी प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन मेरी वाइफ को लगता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। वह दिखता है जो है नहीं। वैभव ने नन्ही की तरफ देखकर डॉक्टर से कहा। डॉक्टर नन्ही से, देखिए मिसिज व्यास, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए वह आपको दिखती है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वह आप टाइम से लेते रहिएगा। आप ठीक हो जाएंगी। वैभव और नन्ही दोनों हॉस्पिटल से बाहर आए और अपनी गाड़ी में बैठकर घर निकल गए। सारे रास्ते नन्ही चुप ही बैठी रही। वैभव ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों घर पहुंचे। मेघा जी हाल में बैठी थी। वैभव ने नन्ही को रूम में जाने को कहा और खुद मेघा जी के पास बैठ गया। मेघा जी वैभव को देखकर, क्या बात है वैभव, कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम और नन्ही बहुत परेशान हो। जब से तुम दोनों पार्टी से वापस आए हो, तब से नन्ही की अजीब सी हालत हो गई है। कभी भी बेहोश हो जाती है। उस दिन भी पार्टी में बेहोश हो गई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कल भी जब वह ऑफिस से तुम्हारे साथ वापस आए, तब भी बहुत घबराई सी लग रही थी। तब मैं ऊपर से अपने रूम से निकल रही थी। तुम दोनों को परेशान देखकर मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों की जिंदगी में सब ठीक हो रहा है, ये देखकर मुझे खुशी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी इस परेशानी को सुलझा लो। अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर करो। वैभव मेघा जी के हाथ अपने हाथ में लेकर, मम, मैं आपसे बहुत दिनों से यह बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उस दिन मैं और नन्ही जब पार्टी गए तो नन्ही बाथरूम में गई, लेकिन जब वह बाथरूम से बहुत देर तक वापस नहीं आई तो मैं उसे देखने गया और देखा तो वहां पर बेहोश पड़ी थी। मैं उसे घर लेकर आया, पर जब वह सुबह उठी तो वह चिल्लाने लगी और चीख चीख कर कह रही थी कि वह वापस आ गया है, वह मरा नहीं है। वह ऋषभ की बात कर रही थी मॉम। वैभव की बात सुनकर मेघा जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। इतनी बड़ी बात, और तुमने मुझे नहीं बताई वैभव। नन्ही की इतनी बुरी हालत और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। और ये कैसे हो सकता है? मुझे खुद नहीं पता मॉम। बस नन्ही बोले जा रही थी कि उसने उसे देखा है। उसने ऋषभ को देखा है। कल भी जब वह मेरे लिए ऑफिस में खाना लेकर आई तो वह बहुत खुश थी माँ। लेकिन जब वह वापस घर गई तो थोड़ी ही देर में वह वापस भागते हुए ऑफिस में आ गई। उसने यही कहा कि वह उसके पीछे आ रहा है। उसने फिर से ऋषभ को देखा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मॉम। मेघा जी, ये कैसे हो सकता है? वह तो मर चुका है। नन्ही के सामने ही तो वह मरा था। सब कुछ तो नन्ही की आंखों के सामने ही हुआ था। फिर नन्ही उसे कैसे देख सकती है? ये नन्ही का भ्रम हो सकता है, या फिर नन्ही के दिल का डर उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई देता हो। मुझे नहीं पता मॉम, ये नन्ही का वहम है या सच। पर मुझे नन्ही की बात से चिंता हो रही है। मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। यह नन्ही का वहम ही हो सकता है, सच नहीं। उसकी तबीयत खराब हो सकती है अगर वह इसी तरह परेशान होती रही। नहीं, मैं इस बार मैं नन्ही को कुछ नहीं होने दूंगा, वैभव ने गुस्से से कहा। मेघा जी वैभव के कंधे पर हाथ रख उसे दिलासा देने लगी। वैभव ने एक नज़र मेघा जी को देखा, फिर नन्ही के पास चला गया। मेघा जी परेशान सी सोफे पर बैठ गईं। दूसरी तरफ एक कमरे में एक आदमी शराब से भरा हुआ गिलास लेकर गुस्से में दीवार पर लगी तस्वीर को देख रहा था। उसके ठीक सामने एक लड़की बैठी हुई थी। तुम अब तक छुप क्यों रहे हो? तुम्हें उसके सामने जाना चाहिए। पत्नी है वो तुम्हारी। जाऊंगा, एक दिन सही वक्त आने पर।
सुना है आज वो डॉक्टर के पास गई थी। उसे लगता है कि वह पागल है और तुम यहाँ उसकी तस्वीर के सामने बैठे हो। उस लड़की ने कहा। सब जानता हूँ। एक एक पल की खबर है मुझे कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है। वैसे तो वो ज़्यादा बार निकलती नहीं, लेकिन जब भी निकलती है मुझसे टकरा जाती है। जब मैं सामने होता हूँ तब उसे लगता है यह सच है, लेकिन वह नहीं जानती कि वह सपना देख रही है या हकीकत। पागल बना दूंगा मैं उसे, जैसे उसने मुझे पागल बना दिया। उसकी बात पर वो लड़की हंस पड़ी। ठीक कहा तुमने। यह सब सोच सोच कर पागल हो जाएगी कि तुम सच में उसके सामने आते हो या वो कोई सपना देख रही है। उसकी बात का यकीन नहीं कोई करेगा, क्योंकि सबको लगता है कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो। उस लड़की की बात सुनकर उस आदमी ने उस लड़की की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास सामने दीवार पर मार दिया। वो लड़की अपनी जगह से खड़े होकर उस आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए, यही गुस्सा, यही तड़प तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। यह सब बोलते वक्त लड़की के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान थी। मेरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ नन्ही है। उसकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी, हमेशा तड़पेगी वो। अगर वह मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी की नहीं होने दूंगा। उसे मैं अपना बनाकर रहूंगा। और अगर वह मेरे पास नहीं आई तो मैं उसकी ज़िंदगी में इतने कांटे बिछा दूंगा कि जो भी उन रास्तों पर चलेगा उसकी ज़िंदगी भी नन्ही के साथ साथ कांटों से भर जाएगी। बिल्कुल, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि नन्ही तुम्हारी हो जाए और वैभव मेरा। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम उस नन्ही को वैभव की ज़िंदगी से दूर ले जाओ, तभी मैं वैभव को अपनी ज़िंदगी में लाऊंगी। उस लड़की ने कहा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी तरफ नन्ही बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वैभव को इस बात से सुकून भी था कि नन्ही नॉर्मल हो गई। नन्ही ठीक है, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यह बात भी चल रही थी कि कहीं नन्ही को कोई परेशानी तो नहीं, या वह मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। वैभव हर पल नन्ही का ख्याल रख रहा था। मेघा जी भी नन्ही की हर हरकत पर ध्यान रख रही थी, लेकिन नन्ही को ठीक देखकर सब खुश थे। एक हफ्ते में नन्ही के हाव भाव में भी बदलाव आ गया था। शाम का वक्त वैभव ऑफिस में था। नन्ही का कॉल आया। हेलो, वैभव ने कहा। हेलो वैभव, क्या कर रहे हैं आप? नन्ही ने सवाल किया। कुछ नहीं नन्ही, बताओ कैसे फोन किया तुमने? वैभव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो नन्ही। वैभव, मुझे बेद के लिए शॉपिंग करनी है, तो क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? पर नन्ही, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे बता दो क्या चाहिए, मैं बेद के लिए ले आऊँगा। नहीं वैभव, मुझे उसके लिए कुछ कपड़े लेने हैं और कुछ खिलौने। बहुत दिन से वो जिद कर रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं खुद उसके लिए लेकर आऊँ। ठीक है तन्नी, मैं थोड़ी देर में घर पहुँचता हूँ, तुम रेडी रहना। नहीं वैभव, आप सीधा मॉल पहुँच जाओ, मैं रेडी हूँ, बस बेद को लेकर निकल रही हूँ। पर नन्नी, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ, तुम्हें अकेले आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर कोई परेशानी हो। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं ठीक हूँ। बस आप मॉल पहुँच जाइए, मैं भी निकल रही हूँ। वैभव ने ठीक है कहकर कॉल कट कर दी और जल्दी से ऑफिस से निकल गया। गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और मॉल की तरफ बढ़ा दी। दूसरी तरफ नन्ही भी बेद को लेकर मॉल के लिए निकली। वैभव गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था, जरूर कोई बात है जो नन्ही मुझसे छिपा रही है। पहले तो कभी नन्ही ने बेद के लिए शॉपिंग के लिए नहीं कहा, ना ही वह कभी बाहर जाती है। जब भी निकली परेशान हो गई, और आज कैसे? मुझे नन्ही से पहले मॉल पहुंचना होगा, वरना फिर से उसे कुछ हुआ तो मैं उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहता। वैभव ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मॉल के बाहर गाड़ी रुकते ही वैभव ने नन्ही को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही वैभव ने सामने देखा तो नन्ही अपना हाथ वेव कर रही थी। वैभव जल्दी से नन्ही की गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी का दरवाजा खोलकर नन्ही और वेद को बाहर आने को कहा। नन्ही और वेद दोनों गाड़ी से बाहर आए। वैभव ने एक नज़र नन्ही को देखा और फिर वेद को अपनी गोद में उठा लिया। ड्राइवर को गाड़ी पार्किंग करने के लिए कहा। नन्ही को मॉल के अंदर चलने का इशारा किया और दोनों वेद को लेकर चले गए। नन्ही ने वैभव की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, क्या हुआ वैभव, आप इतने परेशान क्यों हैं? वैभव नन्ही की ओर देखकर, परेशान और मैं? नहीं तो, बस तुम अचानक आज शॉपिंग, इसलिए कुछ सोच रहा था। जानती हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ वैभव।
मुझे अब समझ आ गया कि जितना ज़्यादा मैं उस हादसे के बारे में सोचूंगी, उतना ही मुझे तकलीफ होगी। इसलिए मैं सब कुछ भूलकर आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसलिए वैभव, अब मैं किसी से डरकर नहीं रहना चाहती। अगर वह वहम है तब भी, और अगर वह सच है तब भी, मैं सामना करना चाहती हूँ। वैभव ने नन्ही की तरफ असमंजस में देखा। नन्ही चुपचाप आगे बढ़ गई। नन्ही बेद के लिए किड्स सेक्शन में ड्रेसेस देखने लगी। वैभव दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। नन्ही हर एक कपड़े को बेड के ऊपर लगाकर वैभव को इशारे से पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है। वैभव मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। नन्ही ने उसके लिए बहुत सारे कपड़े और खिलौने लिए। नन्ही वैभव से, बस मैंने जो लेना था वह ले लिया है, अब हमें घर चलना चाहिए। पर तुमने तो कुछ अपने लिए लिया ही नहीं, वैभव ने कहा। मुझे बस बेद के लिए शॉपिंग करनी थी, अपने लिए नहीं। मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है, पर बस वही जो आज तक मैं तुम्हारे लिए लेकर आता रहा। क्योंकि तुम तो मेरे साथ आती नहीं थी, इसलिए अब अगर आज तुम आई हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी जो लेना चाहती हो, अपने लिए आज ही लो। पर मैं क्या लूँ वैभव? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। चलो ठीक है, चलो। फिर आज आपके लिए कुछ शॉपिंग करती हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करता हूँ। वैभव पहले नन्ही को लेडीज सेक्शन में लेकर गया। वैभव हर साड़ी नन्ही पर लगाकर देखता और साइड में रख देता। फिर वैभव ने सेल्स गर्ल्स को आवाज़ दी। वह लड़की आई और वैभव से पूछा, यस सर, मे आई हेल्प यू? यस, मुझे अपनी वाइफ के लिए बेस्ट से बेस्ट साड़ी चाहिए। सर, ये जो आपने काउंटर पर ढेर लगाया है, ये हमारे माल की सबसे बेस्ट साड़ियों में से एक है। लड़की ने एक साइड काउंटर पर पड़ी साड़ियों के ढेर को देखकर कहा। लड़की की बात सुनकर नन्ही हौले से हंस पड़ी। वैभव ने नन्ही को घूर कर देखा, फिर उस लड़की से कहा, इसका मतलब इन साड़ियों से अच्छा आपके पास और कुछ नहीं जो मेरी वाइफ पर अच्छा लगे? जी सर, आप इधर आइए, वह लड़की आपको और साड़ियाँ दिखा देगी। उस लड़की ने दूसरे काउंटर पर खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। वैभव नन्ही को लेकर दूसरे काउंटर पर चला गया। वहां जाकर वैभव नन्ही पर कुछ और साड़ियां लगाकर देखने लगा। नन्ही कब से खड़ी खड़ी परेशान हो गई थी। नन्ही ने मासूम शकल बनाकर वैभव से पूछा, आपने मुझ पर इतनी साड़ियां लगाई, क्या एक भी साड़ी मुझ पर अच्छी नहीं लगी? वैभव ने नजरें उठाकर नन्ही के चेहरे को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। नन्ही को रोनी सी सूरत बनाकर वैभव को देखने लगी। वैभव नन्ही का चेहरा अपने हाथों में लेकर, इतनी देर से जो भी साड़ियाँ तुम पर लगाकर देख रहा हूँ, सब तुम पर अच्छी लग रही हैं। इसलिए मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि कौन सी साड़ी तुम्हारे लिए लूँ। यह सुनकर नन्ही के चेहरे पर नूरानी सी मुस्कुराहट आ गई। वैभव ने काउंटर पर खड़ी लड़की से कहा, यह सब साड़ियाँ मेरी मैडम के लिए पैक कर दो। नन्ही हैरानी से, यह सब? मैं इतनी सारी साड़ियाँ क्या करूँगी वैभव? फिर नन्ही काउंटर से एक नीले रंग की साड़ी उठाकर वैभव से कहने लगी, मुझे ये पसंद आई है। पर मुझे तो ये सारी पसंद आई, वैभव ने कहा और मुस्कुरा दिया। नन्ही भी उसके साथ मुस्कुराने लगती है। वैभव नन्ही के लिए अपनी पसंद की साड़ियाँ पैक करवाई और मॉल के बाहर आ गए। बाहर आकर वेद ने आइसक्रीम वाले को देखा तो जिद करने लगा। वेद को नन्ही के पास छोड़कर वैभव आइसक्रीम लेने चला गया। नेहा की गाड़ी मॉल के बाहर रुकी। नेहा ने नन्ही और वेद को देखा तो गाड़ी पीछे की तरफ करने लगी। वेद ने नेहा को देख लिया। वेद नेहा को आवाज देने लगा। जब नेहा ने वेद की आवाज सुनी तो गाड़ी रोककर वेद की तरफ चली आई। वेद नेहा की गोद में चला गया। नेहा ने वेद को गले लगाया और नन्ही की तरफ देखकर, कैसी हो नन्ही? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नन्ही ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ, नेहा ने कहा। नेहा, तुम यहाँ इस मॉल में कहीं वैभव से मिलने तो नहीं आई तुम यहाँ? नन्ही ने सवाल किया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम नन्ही? मैं यहाँ वैभव से मिलने क्यों आऊंगी? मैं तो यहाँ कुछ सामान लेने आई थी। अच्छा, वैसे कब कब आती हो यहाँ सामान लेने? जब वैभव आता है? बस करो नन्ही, मैं यहाँ सिर्फ इत्तेफाक से आई हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम और वैभव आने वाले हो। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तुम बस करो नेहा, सब जानती हूँ मैं। तुम क्या जानती हो और क्या नहीं, क्या चाहती हो और क्या नहीं, क्या करती हो और क्या नहीं। आज फिर कह रही हूँ, मेरे वैभव से दूर रहो। पति है वह मेरा। मैं जानती हूँ वैभव तुम्हारा पति है, पर मेरा भी दोस्त है।
लेकिन तुम नहीं समझोगी। तुम अब वह नन्ही नहीं जो दोस्ती के मायने समझती थी। तुमने तो दोस्ती के नाम पर मेरा भरोसा तोड़ा है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर। और तुमने क्या किया है, ये जानते हुए भी कि वैभव मेरा पति है, फिर भी तुम मेरे पति से मोहब्बत करती हो। बस करो नन्ही, मैं वैभव से मोहब्बत करती थी, लेकिन अब नहीं करती। वह पहले भी मेरा दोस्त था, बचपन से मेरा दोस्त था और ताउम्र रहेगा। अच्छा, अगर तुम वैभव से मोहब्बत नहीं करती, वह सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, तो अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की? क्यों तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ी? नन्ही के सवाल पर नेहा खामोश हो गई। बोलो नेहा, क्यों तुम आगे नहीं बढ़ी जिंदगी में? 5 साल से तुम वही हो। मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम अब भी मेरे पति से, वैभव से मोहब्बत करती हो, और मैं एक पत्नी होने के नाते ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई और औरत मेरे पति से मोहब्बत करे। नन्ही की बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। नन्ही के पीछे खड़े वैभव को देखकर नेहा रोने लगी। नेहा ने वेद को अपनी गोद से नीचे उतारा और भागकर अपनी गाड़ी के पास पहुंची। गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके नेहा चली गई। नन्ही ने नेहा को जाते हुए देखा और अपने आंसू साफ करके वेद को गोद में उठाकर पीछे की ओर मुड़ी। गाड़ी के पास खड़े वैभव को देखकर नन्ही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वैभव नन्ही के पास आया। नन्ही ने कुछ कहना चाहा, तो वैभव ने नन्ही को हाथ के इशारे से रोककर चुप रहने को कहा और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। नन्ही वेद को लेकर गाड़ी में बैठ गई। वैभव भी गुस्से से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ बढ़ा दी। पूरे रास्ते ना ही नन्ही ने कुछ कहा और ना ही वैभव ने। गाड़ी घर के बाहर रुकी तो वैभव जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला, बिना नन्ही से बात किए घर के अंदर चला गया। नन्ही भी उसके पीछे वेद को लेकर अंदर आ गई। नन्ही ने हाल में आकर देखा तो वैभव वहां नहीं था। नन्ही वेद को लेकर मेघा जी के रूम में गई और वेद को वहां छोड़कर खुद अपने रूम में वैभव के पास आ गई। नन्ही ने रूम में चारों तरफ नजर घुमाई, वैभव वहां नहीं था। नन्ही ने गैलरी में जाकर देखा तो वैभव वहां मुंह में सिगरेट लगाए रेलिंग को कसकर पकड़े हुए गुस्से में खड़ा था। नन्ही ने पीछे से जाकर वैभव के कंधे पर हाथ रखा तो वैभव ने नन्ही का हाथ झटक कर उसकी ओर घूमकर अपने मुंह में रखी सिगरेट पैरों के नीचे मसला और उसे अपने दोनों हाथों से उसके कंधे पर दबाव बनाते हुए, तुमने नन्ही ये सब, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम नेहा के बारे में ये सब सोचती हो। तुम जानती हो ना, नेहा मेरे बचपन की दोस्त है, फिर भी तुमने उस पर शक किया। वैभव ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा और नन्ही को धक्का देकर रूम से बाहर निकल गया। नन्ही बस खड़ी वैभव को जाते हुए देखती रही। नन्ही जमीन पर बैठकर रोते हुए, एक बार मेरी बात तो सुन लेते वैभव, मैंने ये सब क्यों किया? एक बार तो पूछते। इतने सालों में आज तक तुमने मुझसे इतने गुस्से में कभी बात नहीं की, लेकिन आज तुम मेरी बातें सुने बिना ही मुझे गलत ठहरा कर चले गए। एक बार मुझे पूछ तो लिया होता। यह सब कहती हुई नन्ही रो रही थी। रात का वक्त नन्ही बहुत देर तक रोती रही। कुछ देर बाद नन्ही उठी और अपना हाथ मुंह धोकर नीचे चली गई। नन्ही नीचे जाकर देखा तो उसे वैभव कहीं भी दिखाई नहीं दिया। नन्ही ने किचन में जाकर खाने की तैयारी की और खाना बनाने लगी। खाना बन जाने पर नन्ही ने मेघा जी, राजेंद्र जी और वेद को खाना खाने के लिए कहा। सब लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठ गए। राजेंद्र जी ने नन्ही से वैभव के बारे में पूछा। नन्ही सोच में पड़ गई। नन्ही को कुछ सोचते हुए देख मेघा जी ने नन्ही से पूछा, वैभव कहाँ है नन्ही? क्या हुआ, वापस ऑफिस चला गया था? नन्ही ने गहरी सांस लेते हुए मेघा जी से कहा, पता नहीं माँ, मुझसे कोई बात नहीं हुई उनकी। मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ। नन्ही वैभव को कॉल करने लगी। 2-3 बार कॉल करने पर वैभव ने जब कॉल रिसीव नहीं की, तब नन्ही ने कहा, शायद वैभव किसी जरूरी काम से गए हों, वह फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, तुम खाना खाओ, फ्री होते ही वैभव आ जाएगा। सब खाना खाने लगे। नन्ही के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। नन्ही खाना खाती हुई सोचने लगी, आज तक तो वैभव ने कभी ऐसा नहीं किया। वह कहीं भी जाते थे तो मुझे बताकर जाते थे, और आज तो गुस्से से निकले हैं घर से। मुझसे बहुत नाराज है। क्या करूं, कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। कैसे पता करूं कि वह कहाँ हैं? सबने डिनर किया। राजेंद्र जी और मेघा जी वेद को लेकर अपने रूम में चले गए। नन्ही किचन में काम में लग गई। किचन से फ्री होकर नन्ही ने फिर से वैभव को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नहीं उठाया। नन्ही अपने रूम में जाकर परेशान से बैठ गई। रात के 1 बज गया था, लेकिन वैभव
ना घर आया ना ही उसका कॉल आया। नन्ही कितनी बार दरवाजे तक आकर देख रही थी। तभी गाड़ी की आवाज़ पर नन्ही ने पीछे मुड़कर देखा। वैभव गाड़ी से नशे की हालत में बाहर निकला। नन्ही ने वैभव को नशे में देखा तो जल्दी से उसके पास आई। वैभव लड़खड़ा रहा था। नन्ही ने वैभव का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से वैभव की कमर से उसे पकड़ा और घर के अंदर ले जाने लगी। वैभव नशे में बड़बड़ा रहा था। नन्ही वैभव को सीढ़ियों से होते हुए ऊपर रूम में ले गई। रूम में आकर नन्ही ने वैभव को बेड पर बैठाया और उसके जूते उतारने लगी। वैभव ने नन्ही के हाथ अपने हाथ में लिए और नशे की हालत में नन्ही के हाथों को चूमने लगा। यह तुम क्या कर रही हो नन्ही? मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, मेरे पैरों में नहीं। वैभव नशे की हालत में नन्ही से कह रहा था। नन्ही ने चुपचाप वैभव के जूते उतारे और फिर वैभव का कोट उतारकर सोफे पर रखने लगी। वैभव लड़खड़ाते हुए बेड से उठा और सोफे के पास जाकर नन्ही के कंधों से पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। नन्ही की आंखों में आंसू देख वैभव का नशा एक पल के लिए गायब हो गया। वैभव ने नन्ही के आंसू साफ किए और फिर से कहने लगा, क्यों किया तुमने नन्ही? नेहा पर शक किया तुमने? मुझ पर शक किया? अगर कोई सवाल था तुम्हारे मन में, अगर कोई बात थी तो सीधा आकर मुझसे पूछती। नेहा पर इल्ज़ाम क्यों लगाया तुमने? तुम जानती हो ना, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, सिर्फ तुमसे। फिर वैभव नशे की हालत में नन्ही के गले लग गया। तुम ऐसी नहीं हो नन्ही, फिर क्यों तुमने नेहा को इतना दुख पहुंचाया? तुम तो जानती हो ना, मेरी बचपन की दोस्त है। नन्ही ने कुछ नहीं कहा। नशे की वजह से वैभव की आंखें बंद हो रही थीं। नन्ही वैभव को फिर से बेड की तरफ ले आई और उसे लिटा दिया। वैभव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नन्ही उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाकर सोफे पर जाकर लेट गई। वैभव सो गया था। नन्ही सोफे पर बैठकर वैभव को निहार रही थी। नन्ही की आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। नन्ही सोफे से टेक लगाकर बैठी थी। कब उसे नींद आई पता नहीं लगा। सुबह नन्ही की आंख खुली तो वैभव अभी भी सो रहा था। नन्ही बाथरूम में फ्रेश होने गई। फ्रेश होकर नन्ही बाहर आई और एक नज़र वैभव को देखकर नीचे चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज़ से वैभव की आंख खुली। वैभव का सर दर्द कर रहा था। वैभव को याद आया कि रात को उसने शराब पी थी और नशे की हालत में घर आया था। वैभव सोचने लगा कि उसे रूम में कौन लेकर आया। तभी नन्ही नींबू पानी के लिए रूम में आई। नन्ही नींबू पानी का गिलास वैभव के आगे करते हुए कहने लगी, इसे पी लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। वैभव ने एक नज़र नन्ही को देखा और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नन्ही ने गिलास टेबल पर रखा और वैभव के कपड़े निकालने लगी। वैभव बाहर आया और कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगा। नन्ही वैभव के पीछे खड़े होकर, आपके कपड़े निकाल दिए हैं। वैभव नन्ही की बात सुनी और बिना जवाब दिए अलमारी से दूसरे कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। नन्ही सोफे पर बैठ गई और वैभव का बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। वैभव नहाकर बाथरूम से निकला तो एक पल को नन्ही को देखकर उसके कदम ठिठक गए। वैभव नन्ही को इग्नोर करके मिरर के सामने जाकर अपने बाल बनाने लगा। नन्ही वैभव को देख रही थी। वैभव ने मिरर में से नन्ही को खुद को देखते हुए पाया तो वैभव ने टेबल पर पड़ी हुई अपनी घड़ी उठाई और उसे अपने हाथ में पहनते हुए बाहर की ओर जाने लगा। एक बार मेरी बात नहीं सुनेंगे? नन्ही ने भारी गले से कहा। नन्ही की आवाज़ पर वैभव रुक गया। रात को भी आप शराब पीकर आए थे, कोई बात नहीं हुई। क्या आप एक बार मेरी बात नहीं सुन सकते? क्या मैं अपना पक्ष रखने के लायक नहीं? नन्ही ने कहा। वैभव पीछे मुड़कर नन्ही की तरफ देखते हुए, रात के लिए आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है इस बार नन्ही, और इस बात की वजह मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ, अगर तुम सच-सच बताना चाहो तो। वरना मुझे तुम्हारी कोई बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी बात इस बात से बड़ी तो नहीं हो सकती कि तुमने नेहा पर शक किया, नेहा का अपमान किया। मैंने नेहा पर शक नहीं किया वैभव, और ना ही कभी आप पर शक किया। हाँ, मैंने नेहा का अपमान किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नेहा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। वैभव अपने दोनों हाथ पॉकेट में रखकर नन्ही के सामने खड़े होकर, अब इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? नेहा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है नन्ही। वह अच्छी जॉब कर रही है, और क्या चाहती हो तुम उसका अपमान करके? कौन सी ज़िंदगी में वह आगे बढ़े?
अपनी जिंदगी में हमसफर अपने जीवन साथी की राह पर आगे बढ़े। क्या आप जानते नहीं वैभव कि नेहा आपसे प्यार करती है? मुझसे? नेहा? लेकिन यह तो बहुत पुरानी बात है। यह सब तो मैं कब का भूल गया था। और नेहा भी जानती थी कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ नन्ही। नेहा मुझसे प्यार करती थी। मुझे नहीं लगता कि वह भी मुझे चाहती होगी, मुझसे मोहब्बत करती होगी। यही तो मैं समझती थी वैभव, लेकिन ऐसा नहीं है। नेहा अभी आपसे प्यार करती है, आपको चाहती है। वैभव, मैंने अपने कानों से सुना था। एक दिन मैं अपने मामा मामी से बात कर रही थी। उसके मामा मामी उसके लिए किसी रिश्ते की बात कर रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। और फिर मैंने उसे ऊपर रूम में रोते हुए सुना। वह खुद से कह रही थी कि वह सिर्फ आपसे प्यार करती है। वह वैभव के बिना किसी से शादी नहीं करेगी। इसलिए वैभव, मैंने नेहा को कहा कि वह आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। आप मेरे पति हैं। अगर मैं ये सब नहीं कहती, तो वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कभी नहीं सोचती। मैंने उसका अपमान किया, उसे इस घर से जाने के लिए मजबूर किया, पर वह नहीं चाहती थी किसी बात का आपको पता चले कि मैं आपको और उसे लेकर दोनों पर शक करती हूँ। क्योंकि यह सब सिर्फ मैंने इसलिए किया कि वह आपको भूलकर अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचे। लेकिन वह आपको भूल ही नहीं पाई, वह आज भी वही है। मेरा ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ वैभव। मैं चाहती हूँ वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। मैं भी नेहा से बहुत प्यार करती हूँ। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी है। उसे ज़िंदगी में जीवन साथी की ज़रूरत है। तब तक वह अकेली ज़िंदगी जीती रहेगी, तब तक आपकी एक तरफ़ा मोहब्बत में जलती रहेगी। बोलते हुए नन्ही की आंखें नम हो गईं। वैभव हैरानी से नन्ही की बातें सुनता रहा। वैभव ने नन्ही को अपने सीने से लगाया और कहा, तुमने ऐसा मुझे पहले क्यों नहीं बताया नन्ही? मैं खुद अपने हाथ से बात करता हूँ, उसे समझाता। यह तरीका तो अच्छा नहीं था ना, उसका अपमान करके। उसको कितनी तकलीफ हुई, और तुम्हें भी तो तकलीफ हुई ना, उसका अपमान करके। अगर मैं आपको बताती तो शायद अच्छा ही होता वैभव। हम किसी दूसरे तरीके से नेहा को समझा सकते थे। नेहा ने आपको इसलिए कसम दी थी कि कहीं इस वजह से आपके और मेरे रिश्ते में दरार ना आए। पर कोई फायदा नहीं हुआ वैभव। नन्ही वैभव के सीने से लगी सिसक रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे याद होना चाहिए था मुझे। मैंने आज तक नेहा से सवाल नहीं किया, ना ही कभी उससे कहा कि वह किसी से शादी कर ले, क्योंकि यह बात मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। मुझे लगा था कि कोई छोटी-मोटी बात हो, लेकिन मेरी वजह से तुम दोनों में दूरी आई, मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था। नन्ही, और रात के लिए भी सॉरी। बहुत परेशान किया मैंने तुम्हें रात को भी। मुझे माफ़ कर दो। वैभव की बाहें नन्ही की पीठ पर कस गईं। आज पहली बार आपको इतना गुस्सा करते देखा वैभव। मैं बहुत डर गई थी। अगर कभी कोई बात हो तो प्लीज़ मुझ पर चिल्ला लीजिए, मार लीजिए मुझे, लेकिन इस तरह चुप रहकर मुझे तड़पाना मत वैभव। तुम पर गुस्सा करना और तुम पर हाथ उठाना, यह सब मैं कभी नहीं कर सकता नन्ही। बस कल तुम्हें नेहा से इस तरह बात करते देखा तो गुस्सा आ गया। उसके लिए मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। वैभव ने नन्ही का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा, और नन्ही के होठों पर अपने होठ रख दिए। वैभव और नन्ही अलग हुए तो नन्ही शर्म से नजर झुकाए खड़ी थी। वैभव ने नन्ही के कंधे पर हाथ रखा। नन्ही, हम आज ही नेहा से मिलने जाएंगे। नन्ही, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच गलत फहमियाँ और बढ़ें। हम किसी दूसरे तरीके से नेहा की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं वैभव। मैं भी नन्ही से मिलना चाहती हूँ, और अपनी की हुई गलती, अपनी गलत बातों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ठीक है नन्ही, तुम तैयार हो जाओ, और वेद को भी तैयार कर लो। हम आज ही नेहा से मिलने जाएंगे और उसे घर लेकर आएंगे। जी वैभव, नन्ही ने कहा और तैयार होने के लिए चली गई। वैभव और नन्ही वेद के साथ नेहा के घर के बाहर पहुंचे। वैभव ने दरवाजा नॉक किया। नेहा ने आकर दरवाजा खोला। सामने खड़ी नन्ही और वैभव को देखकर नेहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। नन्ही और वैभव मुस्कुराते हुए खड़े थे। नेहा ने पीछे होते हुए उन्हें अंदर आने के लिए कहा। नन्ही और वैभव वेद को लेकर अंदर आ गए। नेहा दरवाजा बंद करके पीछे की ओर मुड़ी और अपने हाथ बांधकर नन्ही की तरफ देखते हुए कहा, अब कौन सी बात रह गई थी जो तुम अपने पति के साथ करने आई हो? इतनी बेइज्जती करके दिल नहीं भरा क्या नन्ही, जो अब मेरे घर तक चली आई मेरी बेइज्जती करने? नेहा ने थोड़े गुस्से से कहा।
नेहा, तुम हमारी बात तो सुनो, वैभव ने नरमी से कहा। बस वैभव, अब तुम्हें जब पता चल ही चुका है कि तुम्हारी पत्नी और मेरे बीच दरार की वजह का, तो मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मिलकर अब मेरा अपमान करो। मैं तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब तुम दोनों मेरी जिंदगी में वापस आओ, और ना ही मैं तुम दोनों की बात सुनना चाहती हूँ, नेहा ने कहा, और नन्ही और वैभव की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। नन्ही ने वैभव को चुप करने का इशारा किया और नेहा के सामने आकर खड़ी हो गई। इतनी बातें सुन लिए तो अब एक बात और नहीं सुन सकती? मैं यहाँ सिर्फ तुमसे माफी मांगने आई हूँ नेहा। किस बात की माफी? ठीक ही तो कहती हो तुम। मुझे कोई हक नहीं है तुम्हारे पति से मोहब्बत करने का, इसलिए मैं तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। जानती हूँ बहुत गलत कहा है तुम्हें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम अभी भी वही हो नेहा। मैं जानती हूँ तुम मेरे पति से बहुत प्यार करती हो। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है नेहा। मुझे तकलीफ इस बात से है कि तुम खुद को तकलीफ देती हो। खुद की जिंदगी में तनाइयां पाल रखी हैं तुमने। प्लीज नेहा, खुद को इन तनाइयों भरी जिंदगी से बाहर निकालो। तुम्हें भी हक है किसी हम सफर को चुनने का। किसी एक के चले जाने से या किसी और के हो जाने से हमारी जिंदगी नहीं रुकती नेहा। तुमने क्यों अपनी जिंदगी को रोक कर रखा है? अगर किसी की जिंदगी से चले जाने या किसी और के हो जाने से हमारी जिंदगी नहीं रुकती, तो तुमने क्यों अपनी जिंदगी को अभी तक रोक रखा है? क्यों अभी तक तुम्हारा और वैभव का रिश्ता मुकम्मल नहीं है? क्यों तुम्हारे दिल में अभी भी डर है उस पुराने हादसे को लेकर? जिस तरह तुम आगे नहीं बढ़ सकती ना, उसी तरह मैं भी अपनी जिंदगी में शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। नेहा के सवाल से नन्ही सहम गई। बोलो नन्ही, क्यों? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? तुम कहती हो कि वैभव तुम्हारा पति है, लेकिन क्या तुमने इस रिश्ते को दिल से अपनाया है? और मैं जानती हूँ कि तुमने यह सब क्यों किया, क्योंकि तुमसे बेहतर मैं अपनी नन्ही को जानती हूँ। मैं मेरी दोस्त से पहले मेरी बहन है। दो दो रिश्ते हैं मेरे तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे दिल की बात क्यों नहीं जानूंगी नन्ही? बोलते हुए नेहा का गला भर आया। नन्ही भागकर नेहा के गले लग गई। मुझे माफ कर देना, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए बेतासा रो रही थी। बरसों बाद दोनों दोस्त मिलकर गिले शिकवे दूर कर रही थी। दोनों को साथ देख वैभव भी खुश हो गया। वैभव ने नेहा को घर आने को कहा, लेकिन नेहा नहीं मानी। नन्ही के समझाने पर भी जब नेहा ने घर आने से मना कर दिया, तो नन्ही ने नेहा को वैभव की कंपनी दोबारा ज्वाइन करने के लिए मनाया। नेहा ने वैभव की कंपनी के लिए हाँ कर दी, तो दोनों खुशी खुशी घर वापस आ गए। घर आकर वैभव ने मेघा जी को नेहा और नन्ही के बारे में बताया, और नेहा का वैभव की कंपनी दोबारा ज्वाइन करने की बात भी कही। तो मेघा जी के साथ साथ राजेंद्र जी भी खुश हो गए। तभी नन्ही ने आगे आकर वैभव से कहा, वैभव, मैं भी अब काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करूँ। नन्ही की बात पर वैभव ने हैरानी से नन्ही की तरफ देखा। क्या सच में नन्ही, तुम ऑफिस आना चाहती हो? नन्ही ने मुस्कुराकर हाँ कहा। तो वैभव ने नन्ही को गले से लगा लिया। नन्ही ने धीरे से वैभव के कान में कहा, क्या कर रहे हैं वैभव? मॉम डैड खड़े हैं। वैभव को जब ख्याल आया तो उसने झटके से नन्ही को छोड़ दिया और गर्दन नीचे करके मुस्कुराने लगा। मेघा जी और राजेंद्र जी वैभव की हरकत पर हंसने लगे। वैभव नन्ही की ओर देखकर, आज मैं बहुत खुश हूँ नन्ही। आज नेहा ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया और तुमने भी खुद से ऑफिस में काम करने के लिए कहा। मैं बहुत खुश हूँ नन्ही। मैं चाहता हूँ कि तुम और नेहा कल से ही ऑफिस ज्वाइन करो। मुझे अपनी दोनों दोस्त एक साथ मिल गई, वैभव ने खुशी से कहा। अगली सुबह वैभव ऑफिस के लिए निकल रहा था। वैभव ने नन्ही को आवाज दी। नन्ही सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी। वैभव ने नजरें उठाकर सीढ़ियों की ओर देखा, तो नन्ही को देखकर एक पल के लिए वैभव खामोश हो गया और पलकें झपकाना भूल गया। पीले हल्के रंग की साड़ी में नन्ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। कानों में छोटे छोटे डायमंड के इयररिंग्स, माथे पर साड़ी के बॉर्डर पर लगे हरे रंग की मैचिंग बिंदी, आंखों में काजल और हाथों में पीले रंग की चूड़ियां, और अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए नन्ही नीचे आ रही थी। नन्ही वैभव के पास आई और देखा तो वैभव उसके चेहरे में खोया था। नन्ही ने चुटकी बजाकर, क्या हुआ वैभव, कहाँ खो गए आप? अब देर नहीं हो रही है आपको? कब से चिल्ला रहे थे जल्दी चलो नन्ही, लेट हो जाएगा। वैभव चुटकी बजाने से होश में आकर
अगर तुम ऐसे चलोगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ काम कर पाऊंगा ऑफिस में। नन्ही असमंजस से वैभव की आंखों में देख रही थी। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, तुम्हें समझ क्यों आएगा? तुम्हें देखकर जो मुझे समझ आता है वह भी मुझे समझ नहीं आएगा। नन्ही अपनी आंखें बड़ी करते हुए वैभव को देखकर, क्या बोलते जा रहे हैं आप? मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है। आप घर पर ही रहो, आज मैं ही चली जाती हूँ ऑफिस। नन्ही ने वैभव के माथे पर हाथ लगाते हुए कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और जब मोहतरमा आप साथ जा रही हैं तब तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ठीक हो गई। मैं बस यह कह रहा हूँ, आप आज कितनी खूबसूरत लग रही हैं, यह मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। नन्ही हल्के से मुस्कुराकर, समझ रही हूँ मैं, लेकिन आप जानते हैं ना वैभव, मैं नेहा जैसे कपड़े नहीं पहन सकती। मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, इसलिए मैं ऑफिस साड़ी पहन कर ही जाना चाहती हूँ। वैभव नन्ही के गाल को प्यार से सहलाते हुए, तुम्हें जैसे जिन कपड़ों में कंफर्टेबल फील हो, तुम उन कपड़ों में ऑफिस आ सकती हो। तभी मेघा जी हॉल में आई। वैभव और नन्ही ने मेघा जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और ऑफिस के लिए निकल गए। मेघा जी भी अपने काम में लग गईं। ऑफिस पहुंचकर वैभव ने नन्ही को पूरे ऑफिस स्टाफ से मिलवाया। सबने नन्ही का वेलकम किया। नेहा को सब जानते थे, इसलिए सारे स्टाफ ने मिलकर नेहा और नन्ही का स्वागत किया। नेहा को ऑफिस का काम पहले से पता था, इसलिए वैभव ने नन्ही को सारा काम समझाया। बहुत टाइम बाद नन्ही घर से बाहर आई थी और ऊपर से ऑफिस का काम। नन्ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वैभव किसी जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस से निकल गया था। नन्ही कुछ काम कर रही थी कि अचानक वह उठी और नेहा के केबिन की तरफ चली गई। नेहा केबिन में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। नन्ही ने जैसे ही केबिन का दरवाजा खोला, नेहा ने हड़बड़ाकर फोन काट दिया। नेहा के माथे पर पसीना देख नन्ही जल्दी से नेहा के पास आई। क्या हुआ नेहा, तुम इस तरह से हड़बड़ा क्यों गई? नन्ही ने कहा, मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहो नन्ही, कुछ काम था? नहीं, कुछ काम नहीं था, वह बस ऐसे ही सोचा साथ में एक कॉफी हो जाए। नन्ही, मेरा कुछ काम पेंडिंग है, मैं वह कर लूँ। शाम को वैभव के सामने फाइल सबमिट करनी है। ओहो नेहा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा सीरियस हो गई हो काम को लेकर। आज पहला दिन है ना, तो बस बहुत हो गया काम। पहले एक कप कॉफी पियेंगे, फिर दोनों साथ में काम करेंगे। नन्ही ने कहा तो नेहा ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, ठीक है चलो। दोनों वैभव के केबिन में आ गईं। केबिन में साइड में लगे सोफे पर दोनों बैठ गईं। नेहा ने कॉल करके कॉफी मंगवाई। कुछ ही देर में ऑफिस का एक आदमी दोनों के लिए 2 कप कॉफी लेकर आया और कॉफी रखकर चला गया। दोनों कॉफी पीने लगी। तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना? नन्ही ने नेहा की आंखों में झांकते हुए पूछा। नेहा ने नन्ही के चेहरे की तरफ देखा और कहा, ऐसा क्यों लगा नन्ही कि मैंने तुम्हें माफ नहीं किया? तुम्हारी बातों से, तुम्हारे रूखेपन से। नन्ही ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है नन्ही, माफ तो करती जब मैं तुमसे नाराज होती। नाराज तुम थी, मैं तो तुम्हारी आज भी वही नेहा हूँ, जो दोस्त भी है और बहन भी। नन्ही ने कॉफी कप रखा और नेहा के गले लग गई। जानती हो नेहा, तुमसे बढ़कर मेरी लाइफ में कोई और नहीं है। मेरी दोस्त भी हो, बहन भी, मेरा पूरा परिवार हो तुम। तुमसे अलग रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अब और नहीं। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूँ नेहा कि तुम हमारे साथ आकर रहो। नन्ही, मैं तुम लोगों के साथ आकर नहीं रह सकती। पर क्यों नेहा? मैं देख रही हूँ तुम्हारा बर्ताव कुछ अलग सा हो गया है। तुम ऐसी तो कभी नहीं थी। तुम तो हर परिस्थिति में मेरे साथ रही हो। मेरे सुख दुख की तुम साथी रही हो। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही। मैं तुमसे माफी भी मांग चुकी हूँ, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं है। बस, मुझे कुछ नहीं हुआ है नन्ही। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। मेरा बर्ताव पहले की तरह ही है। तुम चेंज हो गई हो, इसलिए तुम्हें मुझ में भी चेंज नजर आ रहा है। बाकी मैं तुम दोनों के साथ क्यों नहीं रह सकती, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं। और तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी नन्ही, तुम्हें वैभव की कसम। नेहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन जब भी तुम मुझे पूरे दिल से माफ कर दो मेरी गलती के लिए, उस दिन तुम खुद हमारे साथ रहने चली आना। अगर कोई और बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तो तुम उसे शेयर कर सकती हो नेहा।
मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तभी वैभव केबिन में आया। तुम दोनों यहाँ? फिर कॉफी मग को देखते हुए, अच्छा तो काम छोड़कर तुम दोनों यहाँ कॉफी पी रही हो? वैभव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा और दोनों के पास आ गया। तुम्हारे लिए भी कॉफी मंगवा दूं? नेहा ने कहा। वैभव ने नंदिनी के हाथ से उसका कप लिया और पीने लगा। नहीं, मैं यही पी लूंगा, वैभव ने नंदिनी की आंखों में देखते हुए कहा। नंदिनी भी मुस्कुराकर वैभव के चेहरे को देख रही थी। नेहा ने एक नज़र दोनों को देखा और केबिन से बाहर चली गई। नंदिनी ने जाती हुई नेहा को देखा और फिर बाहर जाने को ही वैभव ने नंदिनी का हाथ थाम लिया। नंदिनी के दिल की धड़कन बढ़ गई। नंदिनी ने मुड़कर वैभव को देखा। वैभव ने एक झटके से नंदिनी को अपने करीब कर लिया। पता है, कितनी मुश्किल से मैं प्रेजेंटेशन दे पाया हूँ। बार बार तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। दिल बेचैन हो रहा था तुम्हारे पास आने के लिए। और तुम यहाँ आराम से कॉफी पी रही थी। आप वहाँ काम करने गए थे या फिर मुझे याद करने? नन्ही ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा। गया तो काम करने था, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ ले गया था, अपने ख्यालों में, अपनी नजरों में छुपाकर, वैभव ने प्यार से नन्ही के कान के पास आकर कहा। तभी नेहा वापस केबिन में आई। दोनों को इस तरह देखकर नेहा सॉरी कहकर चेहरा घुमाकर खड़ी हो गई। नेहा को देखकर वैभव ने नन्ही को छोड़ दिया। नन्ही चुपचाप एक साइड हो गई। नन्ही ने नेहा से कहा, क्या हुआ नेहा, कुछ काम था? नेहा ने घूमकर नन्ही की ओर देखा और कहा, हाँ, मैं अपना फोन यहाँ भूल गई थी। वैभव ने टेबल पर पड़ा फोन उठाया और नेहा को देते हुए मुस्कुराकर थोड़ा नेहा के करीब होकर कहा, तुम भी पागल हो नेहा, इतने अच्छे खासे रोमांटिक सीन में विलन की तरह एंट्री मार दी। नेहा ने वैभव को अपने इतने करीब देखा और थोड़ा पीछे हटकर नजरें झुकाकर सॉरी कहा और बाहर चली गई। नन्ही भी नेहा के पीछे चली गई। वैभव ने उसे रोकना चाहा, पर तब तक नन्ही बाहर निकल चुकी थी। नन्ही अपने केबिन में आकर वैभव की हरकत पर शर्मा रही थी। वहीं दूसरी ओर नेहा किसी को फोन पर कह रही थी, देखो, तुम उसे कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ ना। तुम्हारी दुश्मनी उसके माँ बाप से है, और अगर उसे खरोच भी आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुन रहे हो तुम? नेहा बोलती रही और दूसरी तरफ से कॉल कट हो चुकी थी। नेहा ने जल्दी से टेबल पर अपनी चाबी और फोन उठाया और बाहर की तरफ निकल गई। नेहा तेजी से बाहर जा रही थी। जाते हुए वह वैभव से टकरा गई। नेहा गिरती उससे पहले वैभव ने उसे संभाल लिया। क्या हुआ नेहा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? तुम जानती हो अभी तुम्हें चोट लग सकती थी। वह वो नेहा बोलते हुए अटक रही थी। नन्ही, जिसने नेहा को अपने केबिन से तेजी से बाहर निकलते हुए देखा था, वह भी उसके पीछे आ रही थी। नन्ही ने नेहा के सामने आकर पूछा, जवाब दो ना, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अगर वैभव नहीं आते तो तुम गिर सकती थी। वह मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। उसके साथ कोई भी नहीं है, इसलिए उसका फ़ोन आया था। मुझे जाना होगा, नेहा ने जल्दी से कहा और जाने लगी। ऐसी कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, वैभव ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, नन्ही ने भी वैभव की बात से सहमति जताते हुए कहा। नहीं, तुम दोनों उसे नहीं जानते। मुझे जाना होगा, मैं तुम दोनों से आकर बात करूंगी, नेहा ने कहा और तेजी से कदम बढ़ाकर बाहर निकल गई। वैभव और नन्ही हैरान नजरों से जाती हुई नेहा को देखते रहे। कुछ देर बाद वैभव और नन्ही घर पहुंचे। मेघा जी परेशान सी हॉल में बैठी थी। राजेंद्र जी हाल में चहलकदमी कर रहे थे। नन्ही जल्दी से मेघा जी के पास आई और बोली, आपने पहले फ़ोन क्यों नहीं किया? कहाँ जा सकता है वेद? वह तो कभी अकेले घर से बाहर निकला ही नहीं। और रोने लगी। वैभव नन्ही के पास आने लगा तो पीछे से वेद की आवाज़ सुनकर सबने बाहर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर नेहा वेद को लिए खड़ी थी। नन्ही उठकर जल्दी से वेद की तरफ भागी। नेहा से वेद को अपनी गोद में लेकर नन्ही वेद के सर और गाल चूमने लगी। वैभव नेहा की तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था। नेहा ने एक पल वैभव की आंखों में अपने लिए असमंजस के भाव देखे तो नन्ही के कंधे पर हाथ रखकर उसे कुछ समझाने लगी। वेद ठीक है नन्ही, तुम रो क्यों रही हो? खुद को संभालो नन्ही, नेहा ने कहा। वैभव नेहा के करीब आया और उसे सवाल करने लगा, तुम वेद के साथ?
तुम तो अपनी किसी फ्रेंड से मिलने गई थी ना। बेग कहाँ मिला तुम्हें? तुम जानती हो कितने परेशान हो रहे थे हम सब। तुम लेकर गई थी तो एक बार फोन करके बोल सकती थी। मेरी बात तो सुनो वैभव, मैं बेद को कहीं नहीं लेकर गई थी। मुझे तो बेद बाहर मिला, अकेले बाहर गेट पर खड़ा होकर रो रहा था। तो मैं उसे लेकर अंदर आ गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ। मुझे तो लगा कि बेद घर से बाहर निकल गया और गेट बंद हो गया, इसलिए रो रहा है। लेकिन मैं और नन्ही तो अभी गेट से अंदर आए, हमें तो बेद बाहर कहीं दिखाई नहीं दिया, वैभव ने कहा। मुझे नहीं पता, पर जब मैं आई तब बाहर खड़ा रो रहा था। नेहा ने तुरंत कहा, बस करो आप दोनों, बेद मिल गया, मेरे लिए इतना काफी है। फिर वैभव की ओर देखकर, हो सकता है बेद कहीं आसपास चला गया हो। जब हम आए तब वहां नहीं हो। जब नेहा आई तब तक गेट पर पहुंच गया हो, नन्ही ने रोते हुए बेचैनी से कहा। राजेंद्र जी ने बेद के सर पर हाथ फेरकर प्यार किया और सबको शांति से बैठने के लिए कहा। वैभव नन्ही और बेद के पास बैठकर बेद को समझाते हुए, बेद बेटा, ऐसे अकेले घर से बाहर नहीं निकलते। आप अभी छोटे हो ना। अगर आपको कभी जाना था तो आप दादी दादू से कह सकते थे, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते थे। मैं आपको बाहर घुमाने ले जाता। बेद ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने कान पकड़कर, सॉरी पापा, लेकिन मैं घर से बाहर अकेले नहीं गया था। मैं तो उन बेद बोलते हुए चुप हो गया। अकेले नहीं गए थे तो फिर किसके साथ गए थे? नन्ही ने हैरान होते हुए पूछा। बेद ने एक नजर नन्ही को देखा और फिर नेहा की ओर देखा। नेहा का इशारा पाते ही बेद चुप हो गया। मुझे बहुत भूख लगी है मम्मा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। वैभव ने बेद को गोद में उठाया और डाइनिंग टेबल पर ले जाते हुए नन्ही से कहा, बेद का फेवरेट पास्ता बनाना नन्ही। नन्ही बेद के लिए पास्ता बनाने किचन में चली गई। राजेंद्र जी, मेघा और नेहा वैभव के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नन्ही ने मैट की हेल्प से सबके लिए खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर ले आई। सब बैठकर खाना खाने लगे। वैभव बेद को पास्ता खिलाते खिलाते नेहा के चेहरे पर आते जाते भाव को देख रहा था। तुम्हारी फ्रेंड कैसी है नेहा? वैभव ने सवाल किया। नेहा के हाथ खाते खाते रुक गए। अब ठीक है, नेहा ने अपने माथे से पसीना पूछते हुए वैभव की ओर बिना देखे कहा। ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई नेहा, तुम घर क्यों चली आई? नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मैंने ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि तुम दोनों घर आ गए हो, इसलिए मैं आ गई कि तुम दोनों को बता दूं कि मेरी फ्रेंड अब ठीक है और मुझे बेद मिल गया, तो मैं उसे लेकर अंदर आ गई। नेहा ने जल्दी जल्दी में कहा। यह बात तुम हमें फोन पर भी बता सकती थी, और तुम तो घर आना नहीं चाहती थी, फिर तुम अचानक खुद ही आ गई। इस बार नन्ही ने नेहा को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। बस इसीलिए ही मैं यहाँ नहीं आना चाहती नन्ही, क्योंकि तुम्हारे सवाल मुझे परेशान कर देते हैं। पहले तुम खुद ही मुझे घर आने के लिए कह रही थी, और जब मैं आई तब तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नेहा ने गुस्से से कहा और बाहर चली गई। वैभव और नन्ही ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने आश्वासन में अपनी पलकें झपकाईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।